इन्होंने क्या बोला, पनिशमेंट अपन सही नहीं दे रहे इसलिए रेप हो रहा है। और कोई बाजू सही, हाँ स्लो प्रोसीजर है। और दिस इज द मेन रीजन। ये तो बाद में आता है, रेप होने के बाद आप बोल रहे हो। रेप हो ही क्यों रहा है, बताए बताए। मैंने एक वीडियो में देखा था, सर बता रहे थे, सर वो बता रहे थे कि जो ज्यादातर रेप केस होते हैं 90% वो घर के लोग या उनकी जो सोसाइटी, सही बात है, ये आस-पास के लोग करते हैं। और लड़की अपने पेरेंट्स को बता रही है उसको, मतलब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है बदनामी, क्यों? क्योंकि लड़की घर का, घर की इज्जत है लड़की। हाँ आ जाओ सर। सबसे पहले सोसाइटी, सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड गर्ल्स स्टिल इन सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आज भी लड़कियों को पराया धन माना जाता है, आज भी लड़की को बर्डन माना जाता है। भाई इसको 1 करोड़ दो, 2 करोड़ डॉवरी दो, इतना सोना दो, इसको दूसरे के घर भेज देना, ये एक एटीट्यूड है। और दूसरा हो क्या रहा है, ये जो लड़कों को भी क्या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आप देखो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब कोई एक्शन जस्टिफाई नहीं करने की, रेप होना ही नहीं चाहिए भाई। इसके लिए मुझे लगता है जिस घर में भाई बहन एक साथ है ना, तो एक ऐसी एक होलिस्टिक फैमिली जिसको आपकी खुद की सिस्टर है, उसको अपने बाकी फ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, उसके लिए थोड़ा तो रिस्पेक्ट रहता है, ये भी हो सकता है। बट ये पनिशमेंट वाला, आपको क्या लगता है क्या पनिशमेंट देनी चाहिए ऐसे केसेस में, और कितने कितने लोगों को पनिश करोगे? हाँ लिखा ना न्याय प्रक्रिया। वेरी गुड, सबसे पहले चेंज करना है। और सोसाइटी कौन है, कौन सी सोसाइटी? हम ही है सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन। एजुकेशन, वेरी गुड। क्या कर सकते हैं? तो भाई पहली दूसरी में गया नहीं, वो स्कूल में पढ़ा नहीं क्या? जो बुनियादी एजुकेशन है अपना, बेसिकली वही नहीं चेंज हुआ है। उसमें आज भी रश्मि अपनी मम्मी को मदद करी और रमेश घर के बाहर खेल रहा है। बुनियाद, बट कौन चेंज करेगा? हम मतलब कौन? वो कौन बना रहे? पहले माता पिता, माता पिता के लिए लड़की और लड़का समान होने चाहिए। उसके बाद टीचर्स, लड़की और लड़का हो भाई, तुमसे ना हो पाएगा, तू तो छोरी है, कितने दिन चलेगा? रेप तो बाय प्रोडक्ट है, जो मेन रिएक्शन है यही है कि पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, इंडिया विल बी ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स ओनली व्हेन मदर, फादर एंड टीचर प्लेज देयर रोल। इफ यू वांट टू बी ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, 3 एक्टर है, माता पिता और टीचर। समझ गए? आपको लगता है अरे भाई बच्चे कौन, अपन बोलते संस्कारी बहू चाहिए, कौन है ये? संस्कार किसने डिसाइड किया, और संस्कार मिलते कहाँ है? अगेन सोसाइटी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। लिख लेना, अपन आम भाषा में अपब्रिंगिंग बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? SOCIALIZATION, सोशलाइजेशन। मैं बोला इसी चीज पे इर्द गिर्द घूम के आपको नए नए संकल्पना बताते हैं, और जो आपको कॉमन सेंसिकली सब पता है। तो सबसे पहले आप देखो, तुम कल एग्जाम लिखोगे, पीसी में ऐसा केस स्टडी आ जाएगा कि तुम जिले के कलेक्टर हो, जिले के एसपी हो, और तुम्हारे जिले में ऐसा हुआ है और लोग रुकने के लिए तैयार नहीं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, सब कुछ है, और तुम्हें जिले में सिचुएशन भी मैनेज करनी है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी देना है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आ जाएगा इंप्रूविंग एजुकेशन सिस्टम, सोशलाइजेशन प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मैंने जो बताया, उसको इंडिया विल बी ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, कब? राइट? और हर बार सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते। कहाँ है सोसाइटी? बताओ कौन सी सोसाइटी? इधर सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, सोसाइटी एग्जिस्ट करती ही नहीं। मैं निवृत्ति हूं, मैं, तुम्हें पता है कि मुझे देख रहे हो आप, यू कैन टच मी, यू कैन फील मी, वेर इज सोसाइटी?
कहाँ टच करोगे सोसाइटी को? सोसाइटी इज अ मेंटल कंसेप्ट, इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट कि हमने बनाया है। यार बगल वाला क्या बोलेगा, वो नेबर मेरे क्या बोलेंगे, मैंने ऐसे कपड़े पहने तो वो क्या बोलेंगे। अब लड़कियां छोटे कपड़े पहने बड़े कपड़े पहने ये दोष नहीं, उसकी वजह से रेप नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो बेसिक्स है, एजुकेशन अच्छा नहीं, फैमिली में संस्कार नहीं मिल रहे, या फिर जो वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए वो खराब है। अभी जो पूरे देश में चल रहा है आपने देखे होंगे, स्टेटस भी देखे होंगे, राइट? ये क्यों आ रहा है सब कुछ? बट एक मूवमेंट है, बट इससे एक फायदा क्या है, इससे सीखने को मिल रहा है कि आगे एटलीस्ट आज से हम चेंज हो जाए, और चेंज होकर अपने अगले जनरेशन को कम से कम ऐसा बनाए। आप लोगों ने कैंडल मार्च में लिया पार्टिसिपेट किया कहीं पे? कल अपन कर रहे एक पोषण फाउंडेशन है कोई भिलवाड़ा में, तो किया तुमने? आइडिया क्या, कल 6:30 बजे अपन वो मॉल के पास मिलेंगे सभी लोग अपने क्लास के, अपने ग्रुप पे भी डाल देंगे। 6:30 ये जो अपना मॉल है अंदर नागौरी गार्डन वाला ना, वहाँ हाईनॉक्स, उधर मिलेंगे। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा लोकेशन, वो भी डाल दूंगा। देखो अब आप बोलेगे सर कैंडल मार्च से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। वी आर शोइंग स्ट्रेंथ, वी आर शोइंग यूनिटी, कि हमें फील हो रहा है, राइट? कम से कम एक दिखा सकते हो आप। क्या हो गई? समझ गए सोशलाइजेशन? तो क्या है सोशलाइजेशन? एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को जो वैल्यूज देता है, बिलीव्स देता है, ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस ऑफ वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज सोशलाइजेशन। जो बच्चा छोटा होता है उसको सोसाइटी पता है, उसको समाज में लाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? फैमिली, स्कूल, अपने रिश्तेदार, पीयर्स, मीडिया, बुक्स, एजुकेशन, एवरीथिंग इज देयर आर डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। कौन से एजेंसी से लिख लो? फैमिली, जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से अपनी पर्सनैलिटी, अपने जीवन में फर्क पड़ता है, वो एजेंसीज है। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो उससे भी बहुत मैटर होता है, तुम कौन से कॉलेज में गए उससे भी मैटर करता है, तुमने कौन सा करियर चूज किया उससे भी तुम्हारी थॉट प्रोसेस। यही का लड़का, यही की लड़की बैंगलोर में जाके पढ़ते, उनकी सोच देखना, और यही भिलवाड़ा में रह के सोच देखना, अंतर नहीं है? बट प्राइमरी जो मेन एक्टर है, बचपन से पैदा होने के बाद माँ बाप देखते पहले, तो सबसे पहले अहम रोल किसका हो गया? मम्मी पापा का, पेरेंट्स का रोल, वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, आजकल देखो 3 साल का बच्चा होगा नर्सरी में भेज दिया, क्यों चल रहा है ये सब कुछ? इथिक्स में एक टॉपिक भी है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एंड इथिक्स। तो आपको बचपन में पढ़ाया जाएगा जेंडर इक्वालिटी, बचपन में पढ़ाया जाएगा मॉरल एजुकेशन, बचपन में पढ़ाया जाएगा कोई भी भेदभाव गलत है, बचपन में पढ़ाया जाए सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको समानता है। क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो मैं कहता हूँ सर ये प्रियाम्बल जब 5वीं की बुक में देने का क्या कारण है? 5वीं के बच्चों को इतनी अकल होती है कि न्याय समझेगा, बट फिर भी क्यों दे रहे हैं हम? बोलेगा जनगण मन, किसी को पता है पूरा मतलब? नहीं पता है ना, बट हम बोल रहे हैं ना, देश के लिए प्रेम। अब हर घर तिरंगा जो मूवमेंट थे, अभी क्यों कर रहे हैं हम सब कुछ? रिस्पेक्ट, नेशनल जो इंपॉर्टेंट चीज है, गांधी जी हर जगह क्यों है? इनकी वैल्यूज, इनकी सोच, इनका जो बलिदान है वो हमें पता हो, तो हमें अगले जनरेशन को ये प्रोसेस सुधारने। तो ये रेप और ये सब कुछ आप देखोगे, कम्युनल राइट्स हो रहे आदि, सोल्यूशन कहाँ पे लिखा है? फैमिली एंड एजुकेशन। तो फोकस कहाँ करना है? ये भी तुम बड़े हो गए, अब मुझे तो लगता है कि पहले से 10वीं तक जो बच्चों को हमने अच्छे से पढ़ाया, वो बच्चों का लेवल देखो। नॉट नेसेसरी कि हर बार 99% मिलने चाहिए, 70% भी मिले, बट बच्चों की सोच है, उन बच्चों को पता है कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि यार ये दलित का बच्चा, ये तो हरिजन बस्ती में रहता है, ये खराब नहीं। हमें बच्चों को पढ़ाना है वैसे, इसलिए मैं स्कूलों में जाके प्रियम्बल पढ़ाने के एक ही कारण है, अगला जनरेशन ये सब सोचेगा नहीं। कितना भी को और आपको कहां से पता है? आपको अभी जाति नहीं पता है। जाति कौन बताता है आपको? जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, रिजर्वेशन में जाओगे या फिर कोई कैटेगरी जाओगे, बोलेगे यार आप तो एससी हो, आप तो ओबीसी हो, आप तो ये हो। जैसे बड़े होगे वैसे आप ज्यादा रिजिड हो जाओगे। तो बचपन से आपको बताना चाहिए सभी जातियां सेम है। जाति व्यवस्था इसीलिए है कि इसकी वजह से ये जो गरीब है उनके लिए सरकार कुछ करना चाहते हैं, इसलिए रिजर्वेशन है। सही गलत में हम नहीं जा रहे, जो व्यवस्था एग्जिस्ट करती है उसको, उसके पीछे तर्क क्या है तो जानो तो सही। ऐसा नहीं कि ये कैटेगरी से ये खराब होगा, ये कैटेगरी से इसका ये किसने सिखाया? इसको क्या बोलेंगे हम? लिख लो, स्टीरियोटाइपिंग।
STEROREOTYPING, स्टीरियोटाइपिंग। जो डेली बोलते हैं ना यार लड़कियों को गाड़ी नहीं चलाने चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग है। समझ गए ना यार, ये तो ऐसी गाड़ी चले लड़की हो गया अंदर, दिस इज कॉल्ड एज स्टीरियोटाइपिंग। या मैंने एग्जांपल बताया कि रमेश अपने पापा के साथ बाहर खेल रहा है, रश्मि मम्मी को किचन में मदद करे, क्या हो गई है? स्टीरियोटाइपिंग। और स्टीरियोटाइपिंग कैसे कम कर सकते हैं हम? अगेन एजुकेशन एंड सोशल। क्या क्या बताओ बताओ रूल्स को इक्वली डिवाइड नहीं करते। भाई देखो रूल्स, हम लेबर जो है बनाई वो है। तो कोई ना कोई तो चेंज करेगा ना। क्या पूजा सक्षम नहीं है आज? लड़के से क्या काम है इसमें? मुझे लगता है कभी टाइम लड़कियों में ज्यादा है आजकल। तो वही तो सोच चेंज कर रही है। तुम नेक्स्ट जनरेशन आए किस लिए हो? ये सब स्टीरियोटाइपिंग सोशलाइजेशन इंप्रूव करना है, तभी तो हम करेंगे। एक दूसरे के प्रति हम, हाँ यहां से आता है तो ये ऐसा ही होगा। भाई सब समान है, सबकी सोच सेम नहीं है। कुमुद बिहार में रहने वाले सभी लोगों की सोच सेम हो गई क्या? या मुंबई में रहने वाले सभी लोगों की सोच सेम हो गई क्या? तो किसने अधिकार दिया स्टीरियोटाइप करने? लड़कों को गाड़ी आती नहीं, इनको ये है, बड़ा काम तो यही करेंगे। आप देखो एजुकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बस लड़के रहेंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्यों? और ये एथिक्स में लिखना है आपको, एथिक्स में आपको केस स्टडीज आएंगे। तो हमने स्टीरियोटाइपिंग की है कि भाई ये यही होगा, लिंकिंग कर दिया ना, फिक्स कर दिया सब कुछ ऐसा ही होगा, ये आपको सीखना है। तो सबका सॉल्यूशन क्या है? बचपन से हमें जो मोल्ड स्टेज होती है, कबीर जैसे कहते हैं मटके वाली स्टेज जो होती है, ये स्टेज बहुत सही है। बचपन में आपको बताया जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको बस विरोध करना है, तो विरोध करने के लिए तर्क भी तो होना चाहिए। विरोध करना तो सबसे आसान है। अरे आपको कुछ नहीं आता मैं बताऊंगा, हो गया। भाई क्यों नहीं आता? तुम कहां से आए हो? कौन से स्कूल में पढ़े? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? घर में कितने लोग पढ़े हैं? कितने लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं? ये कौन जानेगा? तो हर चीज के पीछे क्या होगा? कारण। ये कारण आपको जानना है। रैशनैलिटी होनी बहुत जरूरी है। रैशनैले बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? RATIONALE, रैशनल। क्या कारण है भाई इसके पीछे? हर चीज के पीछे कारण होगा। रिजर्वेशन है, कास्ट सिस्टम है, जो भी है, डिवीजन ऑफ लेबर है, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, रैशनल क्या है उसके? ये मैं सेशन ले रहा हूं, इसके पीछे क्या रैशनल है? कारण, लॉजिक, तर्क, उसको बोलेंगे अंग्रेजी। थोड़ी अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाएगी अपनी, और कंसेप्ट भी उसके साथ समझ आ जाएंगे। पनिशमेंट पे अच्छा बोला कि सर पनिशमेंट तुमने बोला ना, पनिशमेंट करने के बाद भी क्राइम बंद तो नहीं हुए, तुमने बताया था। हाँ, तो देना चाहिए कि नहीं? पनिशमेंट देना चाहिए। भूल गया यार इतने दिनों में मैं तब। आप बिलवाड़ा की जेल में जाओ, कितने कैदी सुधर गए? कुछ लोग और ज्यादा क्राइम के लिए करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, और कुछ लोग सुधर जाते हैं। तो इसके लिए दो थ्योरी है। रिफॉर्मेटिव, कुछ लोग वो देख के सुधर गए कि भाई यहाँ नरक है, इसके आगे हम क्राइम नहीं करेंगे। और बहुत क्राइम ऐसे इमोशन में आके होते, शॉर्ट टेम्पर होके होते, ठीक है। कभी आदमी सोच समझ के मारेगा किसी को? रिफॉर्मेटिव हो सकते हैं, या फिर बदले लेने की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है। 14 साल पुलिस साले को मैं मार ही दूंगा, रिवेंज लेना है, फीलिंग, रिवेंज वाली थी, इसको बोलते हैं रिट्रीब्यूटिव। रिट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव। एंड एक तो सुधार आ सकता है, इसलिए छोटे बच्चे जो 18 से छोटे बच्चे जुवेनाइल बोलते हैं, उनको हम बाल सुधार गृह में रखते हैं, उनको डायरेक्ट जेल में नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये बच्चों ने, चलो गलती से क्राइम हुआ है, आज उन्होंने एमडी स्मैक का नशा किया, बट उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, जैसे क्रिकेट मैच में देते हैं हम, और उनको सुधारा जाता है। उनको क्या बोलेंगे? रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो एग्जांपल, बाल सुधार गृह, जो छोटे 18 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको हम सुधार, हमें उम्मीद है ना सुधरेंगे। अब 55 में तुम क्राइम करोगे, तुमसे सुधरने की उम्मीद है ही मुझे? नहीं है ना। और दूसरा रिवेंज वाली थ्योरी, वहां जाके और ज्यादा क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ जाती है।
अब तो ये जो इशू है वो चल रहा है, आप खुद ही सोचो, इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। बट सॉल्यूशन अगेन क्या है? जो गुनहगार है, जिसने क्राइम किया, भाई उसकी फैमिली ने उसको अच्छा पढ़ाया होता, या फिर अच्छी चीजें बताई होती, या फिर समाज या फिर स्टेट ने कभी अच्छा जॉब दिया होता, या फिर वॉट एवर, उसकी सोच नहीं इंप्रूव हो पाई, क्या करे? रीजन इज सोशलाइजेशन राज्य रखना और स्टीरियोटाइपिंग। लड़कियां है, डॉक्टर है, सुंदर है, ये है वो, पहले किसने डिसाइड किया? समाज ने। भाई अफ्रीका में लोग काले तो खराब हो गए क्या? अफ्रीका में एक आंदोलन हुआ था, उसके लिए पता है आपको? कौन सा? पूजा तुमने पढ़ा है, बताओ। हाँ, मुझे इसलिए मैंने पूछा, पढ़ा है। पता तो सबको है। अरे तुम लोग 8वीं 9वीं के बुक में नहीं पढ़ा ये? नेल्सन मंडे पढ़ा तो सबने है भाई। इट्स अ डिस्कवरी। व्हाट इज एजुकेशन? इज डिस्कवरी ऑफ व्हाट यू आर हैविंग। जो ऑलरेडी पता है, मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूं, बस नाम थोड़ा हाई फाई हो सकता है, अंग्रेजी में बोल रहा हो तो उसको लगेगा, बट वैसा है नहीं। ये मूवमेंट हुई थी, कौन सी मूवमेंट? ये क्या थी? वहां रंग भेद था बहुत, उसको बोलते हैं रेसिज्म, रंग भेद के खिलाफ। तो भारत में कौन से प्रकार के भेद है? हम किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन करते, टाइप के? वेरी गुड, लिखो सब। डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया कौन से टाइप के, लिखो। और वही संविधान में बैन किया। आर्टिकल 15, 16, 17 पढ़े? नहीं पढ़े? पढ़े? नहीं, पीछे नहीं पढ़े ना। कौन से भेदभाव है? अनटचेबिलिटी हटा दिया है। 15 और 16 में पढ़ा है? रेसिडेंस, लैंग्वेज, सेक्स, पढ़ा है ना? हर टाइप का भेद इंडिया में बंद है। तो भेद के टाइप लिखो, कौन से डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे फॉरेन में रेस है, इंडिया में कास्ट है, ध्यान में रखना। आप इंडियन सोसाइटी का पेपर भी पढ़ोगे, फॉरेन में कलर के बेसिस पे होता है, अपने यहाँ जाति। तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो। वहां पे क्या होता है? तुम ब्लैक हो या व्हाइट हो। जब तुम हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो ब्रिटिश लोगों को लगता था कि हम गोरे तो हम स्मार्ट हैं, तो हम ये काले लोगों पे रूल कर सकते हैं ना। ये होलोकॉस्ट पता है तुमको? हिटलर ने जो किया वर्ल्ड वॉर के, तो होलोकॉस्ट, जूस को मार दिया, क्या है ये सब कुछ? क्या है? हम प्योर आर्यन रेस है। तुम तो भाई डिग्रेडेड सोल्स हो, डिग्रेडेड एनिमल टाइप हो, हम तो ऊपर है ना। सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, व्हाइट सुप्रीमेसी थ्योरी बोलते हैं उसको, व्हाइट सुप्रीमेसी। क्या? यस, इससे व्हाइट मैन्स बर्डन। तो उनको क्या लगा? ब्रिटिशों को लगा हम गोरे लोग और ये तो लोग पढ़े लिखे नहीं, हम फॉरेन का एजुकेशन लाएंगे, और ये जो गवार लोग हैं इनको हम बर्डन की तरफ देखते कि इनको हम अपलिफ्ट करना, ये हमारा दायित्व है। उन्होंने अपने जो कार्य था, जिनका जो कॉलोनाइजेशन था, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया कि दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन, ये हम व्हाइट लोग है, हमारा बर्डन है तुम लोग को सिविलाइज करना। इन्होंने ये लिखा था। सो दे वर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन। कि उनको लगता था यार इंडिया के लोग कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, सांपों में बिलीव करते हैं, साधु संतों में बिलीव करते, तो ये सिविलाइज नहीं, उनके एंगल से उस टाइम पे। तो इनको सिविलाइज करना किनका काम है? हम अंग्रेजों का काम है। व्हाइट मैन्स बर्डन। दे वर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन। अपार्थाइड लिखना है आपको, नेल्सन मंडेला। ये आपको केस स्टडीज, एग्जाम्पल, ऐसे में, एथिक्स में, कहीं पे भी लिखना है आपको। बस देखो, मेरा पूरा पर्पस है ज्यादा पढ़ाना नहीं, सोच बिल्ड करना आपको। ये चीज से वहां चीज कैसे, हमने कहां से कहां गए मुझे पता नहीं। वो केस रेफ से शुरू होकर सोसाइटी में घुस गए, सोसाइटी से कहां गए? हिस्ट्री में। और ब्रिटिशों ने फिर उनके साथ क्या किया? इन्होंने जो गोरे लोगों के साथ मिले उनको अपना बनाया, बाकी लोगों को खिलाफ कर दिया। अस वर्सेस देम। दिस इज कॉल्ड एज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये सबने पढ़ा है हिस्ट्री में, मैं कुछ नई चीज पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि नई है ही नहीं कुछ चीज। डिवाइड करो फिर रूल कर सकते हो, एक सेक्शन को अपने साथ मिलाओ फिर दूसरों को रूल करो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशों की। तो इससे आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ सकते हैं। अच्छा, वाई कॉलोनियलिज्म, कॉलोनाइज कर कैसे पाए वो? उनके पास अच्छे आर्मी थे, पर उनके पास जो सोच थी, मैकले के लॉ पढ़ा है अपने, एजुकेशन पॉलिसी उनके टाइम की। सिविलाइजिंग मिशन पे है हम। मैकलेज मिनट पढ़ा होगा आपने। उनको क्या बनाना था? उनको इंडिया के लोगों को क्लर्क बनाना था। उनको ब्रिटिश लोगों जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चाहिए था, बट कलर क्या होगा? खून एंड कलर विल बी इंडियन। सो दे वांटेड इंडियंस टू बी इन द लोअर जॉब। उनको हमें कोई आईसीएस ऑफिसर नहीं बनाना था, उनको हमें
बाबू बनाना था, चपरासी बनाना था, सो दैट वी विल वर्क फॉर देम, दैट वाज देयर पॉलिसी। तो लिख लेना आज का टॉपिक एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, ये पढ़ना है आपको। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ब्रिटिश टाइम पे जो एजुकेशन कैसे इवॉल्व होता गया आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज या कॉलोनियल पीरियड। हिस्ट्री और सोसाइटी को कंबाइन कर लेना। मतलब ब्रिटिश टाइम पे जो एजुकेशन शुरू हुआ 1813 से बढ़ता गया, फिर 1 लाख रुपए दिए गए, फिर मैकलेस मिनट आ गए, फिर कैसे यूनिवर्सिटीज, पहले 3 यूनिवर्सिटीज तैयार हो गई, उसके बाद फिर कैसे कैसे एजुकेशन सर्जेंट प्लान आ गया, काफी वुड्स डिस्पैच है 1856 का। आपको इससे क्या ना हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो ब्रिटिश लोग अपने को एजुकेट नहीं करना था, उनको क्या करना था, एजुकेट ऐसे तरीके से करना था कि हम उनको, उनकी अथॉरिटी को मान लें, हम उनके गुलाम बने, उनको बनाना था। क्योंकि यार उनको अब ब्रेड बताओगे तो इंडियन लोगों को ब्रेड पता नहीं, तो उनको इतना एजुकेशन देना चाहिए था कि भाई घर में काम कर पाए सर्वेंट, बट इतना एम्पावर नहीं करना था चाहिए था कि उनको क्वेश्चन करे। बट देयर कम्स अ ड्रॉबैक, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के लिए लाया, एंड जो आप भारत के रिफॉर्म मूवमेंट देखते हो, ब्राह्मण समाज, वेस्टर्न एजुकेशन दुधारी तलवार बन गया। कैसे? उनका टारगेट भी उन्होंने स्लेव बनाए, थोड़े क्लर्क बनाए, प्यून बनाए, बट उसी में जो लोग पढ़े ले, डॉक्टर राजाराम मोहन रॉय, ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सो मेनी पीपल, केशव चंद्र सेन, कौन है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, लोकमान्य तिलक, ये सब लोगों ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन लिया, और वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिश लोगों ने जिस पर्पस के लाया था उसके अगेंस्ट गए। सो वेस्टर्न एजुकेशन दूधारी तलवार कैसी बनी, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। वेस्टर्न एजुकेशन डबल एजेड स्वॉर्ड। यार देखो ना, हमें वो एजुकेशन नहीं मिलता था, मॉडर्न बनते ही नहीं, मॉडर्न बनते नहीं तो हमें पता नहीं था अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे, तो उन्होंने गलत भी किया और अच्छा भी किया। अच्छा इन द सेंस कि हम यूनाइट होने लगे, हमें उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट अपने देश में नहीं थी तब तक। अपन तो ज्वाइंट फैमिली, कास्ट, मैरिज इसमें बिलीव कर रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं, लिबर्टी भी होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म भी होना चाहिए, सबको समान हक मिलना चाहिए। कि कौन लाया ये कंसेप्ट? ब्रिटिश। तो इसमें से जो लोगों ने सीखा वो लोगों ने फिर ब्रिटिश अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। हिंस आपको नेक्स्ट टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म को क्या बोलते हैं? सुधारना, क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, जो भी आंदोलन बने इनकी लिस्ट है आपको। ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, उसके बाद फार्मर्स मूवमेंट हो गए, कास्ट के लिए मूवमेंट्स हो गए, एसएनडीपी मूवमेंट हो गए, फिर साउथ इंडिया में ज्यादा कास्ट के मूवमेंट हो गए। तो आपको हिस्ट्री स्पेक्ट्रम है आपके पास, स्पेक्ट्रम में लिस्ट पढ़ लेना, ये ग्रुप पे डाल देना। कोई तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम है ना तो मुझे फोटो भेज देना, मैं ग्रुप पे, हाँ तो चलेगा। रिफॉर्म मूवमेंट की लिस्ट है। अब रिफॉर्म क्यों आए बताया मैंने, लॉजिक, उसके पीछे रैशनल क्या था, ब्रिटिश लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन लाया तो हमें रियलाइज हुआ ये हमारे साथ गलत कर रहे। तब तक हमें पता ही नहीं था कि व्यक्तिवाद भी होता है, अलग अलग, हर व्यक्ति को अपना अधिकार होता है, हर व्यक्ति इक्वल होता है। अपने समाज में नहीं था तब तक, अपने रिलीजन में अलाउड ही नहीं था। इनकी लिस्ट तैयार करनी, फिर स्लोली, एक दिन में तो पढ़ नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा लिस्ट है, बड़ी बड़ी लिस्ट है, बट पढ़ना है आपको। फार्मर्स मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट्स। तुम्हें क्या लगता था ब्रिटिश लोगों को कास्ट इंडिया से हटानी थी क्या? नहीं हटानी थी, उन्होंने जरूर मोबिलाइज किया हमें, बट हटानी कभी नहीं थी। तो उन्होंने जब आर्मी में रिक्रूटमेंट शुरू कर दी तो जाट लोगों को लेना शुरू कर दिया, सिख लोगों को लेना तो उन्होंने क्या कर दिया, स्टीरियोटाइपिंग तब से शुरू कर दी। ये मार्शल रेसेस है, उन्होंने क्या डिवाइड किया इंडिया को, कुछ रेसेस मार्शल है, बस वो लड़ाई के लिए बने, और कुछ लोग नॉन मार्शल है, भेदभाव, डिवाइड एंड रूल। स्टीरियोटाइप कर दिया, जाट सिख ही बस लड़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं लड़ सकते, ऐसे उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको अपना काम, उनको अपनी रोटी सेकनी थी, उनको अपने भारत पे रूल करना था। भारत पे रूल क्यों करना था, भारत के पास बहुत, भारत सोने की चिड़िया थी, पढ़ते हैं ना बचपन से, तो चिड़िया को उनको उड़ाना था वहां से, और क्या है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया का सब। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत को उन्होंने एक्सप्लॉइट कैसे किया,
इन्होंने क्या किया, अपने पास कॉटन मिल होती थी, अपने पास हैंडलूम इंडस्ट्री थी, पहले हाथ से अपन कपड़ा सिलाई करते थे और वो फिर बाहर बेचते थे, उनको पसंद था। बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया उस तरफ। कहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ आ गया? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया तो इनका क्या हुआ, इनके पास मशीनरी बहुत आ गई, मास प्रोडक्शन होने लगा, बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोड्यूस करने लगे ना, मास प्रोडक्शन। अब ये पेन बनाना है तो आपके पास मशीन है, तो आप हजारों पेन 1 मिनट में बनाने लगे। भाई इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, कहां से लाओगे इतना रॉ मटेरियल? ब्रिटिश देखा है आपने, यूके इतना सा देश है, हाँ, तो इनको रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनकी कॉलोनीज थी, अफ्रीका कॉलोनीज थी, तो ये कॉलोनीज आ गई इधर। तो इन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल यहां से लिया, कहां लिया? यहाँ, या प्रोडक्ट बना, फाइनली मशीनरी में डाल दिया फाइनल प्रोडक्ट, और वो किसको बेचा? हमारा लेके हमें बेच दिया। हमने 10 रुपए में चीज बेची, उन्होंने मशीन में बनाई, फिर हमें बेच दी और 100 में बेचने लगे। तो ये जो पूरा एक्सप्लॉयटेशन किसने शुरू किया? ब्रिटिशों ने। इस पे बुक लिखा है दादा भाई नौरोजी, लिखो, लिखा है, बताओ बुक का नाम। हाँ बताती हो, बताओ यार, मुझे बुढ़ापे में याद है, तुम लोग तो जवान हो यार। यस, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इस पे लिखा है, ये पूरा मैकेनिज्म मैं बता, अपना रॉ मटेरियल लिया, उनके यहाँ भेजा, वहां उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बताया और अपने पास फिर बेचने आए। ये उस पे बुक लिखा है, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंडिया, लिखा है किसने? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी पढ़ोगे तो दादा भाई नौरोजी ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, फिर उनका रोल क्या रहा, कांग्रेस के अधिवेशन के कब अध्यक्ष रहे, ये सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। इन्होंने बुक लिखा है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बस इन्होंने नहीं, देर आर सी दत्त और एक अयंगर, तीनों ने इकोनॉमिक क्रिटिक दिया। तो ये बहुत अच्छे चैप्टर। आपने वो खरीदा क्या पुराना वाला एनसीईआरटी? अभी वाला देखो, मैंने देखा ना, अभी वाला है किसी के पास? आप भी मेरे जैसे खाली हाथ आते हो और खाली हाथ जाते हो। मैं कोई पढ़ाने नहीं आ रहा हूं, मैं बस थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहा हूं, मैं कहीं से कहीं लेके जा सकता हूं। आपको सोचना है कहां से कहां भी जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी एज अ कलेक्टर आपको बस दिन में एक ही काम करना है, आपको मीटिंग भी करनी है। आप देखो कल क्या हुआ, उदयपुर में कुछ राइट हो गए, वो काम आ गए, आज डॉक्टर हड़ताल पे, तो वो काम कर गए, फिक्स काम है आपको। तो अभी जो प्रिपरेशन प्रोसेस में आप बोलोगे सर नहीं, आपने तो बोला था सोसाइटी पढ़ाओगे और हिस्ट्री में, कभी भी कुछ भी काम आ सकते हैं। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। कोई भी इमरजेंसी अनप्लान्ड काम के लिए तैयारी करनी है आपने। भाई किसान खेती में एक क्रॉप लगाता है, वो फेल होता है तो मरता थोड़ी है, रोता थोड़ी है, कुछ ना कुछ अलग बैकअप कर ही देता है। तो आपको प्लान करना ही करना है। ये चैप्टर क्या क्या पढ़ोगे हिस्ट्री में आप? वेस्टर्न एजुकेशन मतलब एजुकेशन पॉलिसी का डेवलपमेंट, दूसरा रिलीजियस मूवमेंट्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और तीसरा इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। भाई क्या सिंपल यही ना। इन्होंने फिर क्या किया, अपने यहाँ खेती चल रही थी अच्छे से, फैक्ट्री थी, सब बंद हो गए। हाँ, अपन इतने डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। देखो इंडिया में खेती हो रही थी उस टाइम पे, खेती हो रही थी, और इंडिया में हैंडलूम इंडस्ट्री थी। अब क्या हुआ, इनका इतना माल वहां से आने लगा इंडिया में, तो अपनी इंडस्ट्री बंद हो गई, क्योंकि अपना कोई भाई अपन मेहनत करते 100 रुपए में बेचे, वो 10 रुपए में बेचने लगे, क्योंकि उनको मशीन से बनाना था, इंसान थोड़ी बता। तो अपनी हैंडलूम इंडस्ट्री खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर क्या भाई, लोग काम कर रहे थे, इनका तो जॉब निकल गया, ये क्या काम करेंगे फिर? इन्होंने फिर क्या आने गया, खेती में आने लगे। ऑलरेडी लैंड लिमिटेड थी अपने पास, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, जब पॉपुलेशन यहाँ बढ़ गया तो ब्रिटिश बोलेगे यार तुम्हारे पास तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इंडिगो राइट पता है आपको? नील दर्पण बुक लिखा है जिसपे सचिंद्रनाथ। हाँ, तो क्या किया इन्होंने खेती में, फिर इंडिया तो बहुत ट्रेडिशनल था, फ्यूडल सोसाइटी थी, तो इन्होंने खेती में भी मॉडर्नाइजेशन लाया, कमर्शियलाइजेशन, कैश क्रॉप लाने लगे। दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
तब तक इंडिया में क्या होता था, जितना खाना है उतना ही उगाना है, ज्यादा नहीं। कमर्शलाइजेशन आ गया और पहली बार इंडिया में लैंड इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तब तक अपन यहाँ झगड़े नहीं होते थे लैंड की वजह से, भाई तू भी खा ले तू भी खा ले। गांव, पूरा गांव एक साथ रह के खाता था, जिनको जो चाहिए तो धान देते थे, भाई ग्रेन एक दूसरे से शेयर करते थे। बट ये बोले नहीं, जिसके पास ज्यादा वो अमीर, जिसके पास कम वो गरीब। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और कमर्शियलाइजेशन इंडिया में पहली बार किसने लाया? ब्रिटिश लोगों ने लाया, क्योंकि उनका फायदा था, यहाँ की जो लोग पढ़े। समझ गए? तो ये पूरे चैप्टर में ये सारे आपको समझ गए। इंडिया की जो बड़ी बड़ी सिटी थी वो खत्म हो गई, पॉपुलेशन गांव में जाने लगा, क्योंकि इंडस्ट्री खत्म हो गई, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ गई, उनके पास मशीनें आ गई, अपने पास मशीनें थी नहीं। तो बाद में उन्होंने इंडस्ट्री इंडिया में लाई। जैसे पहले टिस्को का प्लांट तैयार हुआ, टाटा, तो वहां से मशीनरी आई, फिर अपने लोग को रोजगार मिलने लगा, तो काफी चीजें होती गई। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। बट समझे, अपने पास जो था उन्होंने उसको रॉ मटेरियल बना दिया, उनके पास गए, उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, अपने को बेचा, अपनी चीज अपने को बेच दी। सिंपल बात। इस तरीके से पढ़ोगे आप हिस्ट्री। और क्या पढ़ना है बताओ? पॉलिटी शुरू तो किया है ना। पॉलिटी जब तक आप लोगों का मैं बोलूंगा उस तक नहीं आता, तब तक उसके आगे नहीं लेंगे अपन। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े? बुक लाया किसी ने? आज फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म कर दो, बहुत अच्छे। 11 ड्यूटीज है, एक क्वेश्चन उस पे आएगा, एक क्वेश्चन डीपीएसपी पे आएगा, एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे आएगा और एक क्वेश्चन प्रियम्बल पे। कोई भी पेपर चेक करना, लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते। यूपीएससी में 4 क्वेश्चन समझते आप, 10 से 12 मार्क आपको फ्री में मिल रहे हैं। याद करवाना है फंडामेंटल ड्यूटीज, दे दो, उसमें ड्यूटीज है ना। आप लिखोगे मेरे, मैं डिक्टेट करूंगा। ये ड्यूटीज बहुत हो रही है। ये आपके 2 नंबर फिक्स है, 2 नहीं 2.67, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके 0.67 नेगेटिव गए। आर्टिकल 51A कौन सा आर्टिकल है? क्या है बताओ? पहला क्या है? ये आपके 8वीं के बुक के पहला पन्ना है। इस तरफ संविधान की उद्देशिका होती है और उसके लेफ्ट में क्या होता है? नहीं, मैंने बुक इसलिए लिया, मुझे याद तो है, बट एग्जैक्ट देना है, क्योंकि इस पे एक एक शब्द पे खेलते हैं वो। ये क्या है? बुक है? हाँ ले लो। सॉरी, इन्होंने तो फंडामेंटल ड्यूटी छोड़ ही दी है। हाँ मैं वही बोला, यूनिवर्सिटी का बुक हो सकता है ये। हाँ दे दो। ये कौन सा बुक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में? हिंदी क्या इसका मतलब क्या समझो मैं? हिंदी इंग्लिश? हिंदी ठीक है, हम भी भारत के ही है, हम भी भारत के लोग ही है। चलो, मूल कर्तव्य। ऐसे क्यों कंफ्यूजन करवा रहे हो? 51 क राइट। तो भारत के हर नागरिक का क्या कर्तव्य रहेगा? लिखो ए। ये हिंदी में क ख ग लिखोगे, ठीक है? इतना तो मैं समझ लेता हूं आप लोगों को, ठीक है? संविधान का पालन करे, पहला संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, फटाफट लिखना है, 11 है। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं,
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, 4 चीजें। बी ख राइट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, भाई इतनी हाई हिंदी में आती नहीं मुझे इतनी, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो। संजो क्या होता है? संजो, नहीं बाद में मैं इंग्लिश में रिवाइज कर लूंगा, मुझे ही खुद संजो रखे और उनका पालन करे। संजो ये जो भी है, यस, और उनका पालन करे। थर्ड ग, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अक्षुण्ण रखे, ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे सुई, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हम अंग्रेजी में ऐसे पढ़ते सुई। एक बार यूपीएससी ने क्या क्या लिखा था, सेंटेंस लिखा था, ये प्रियम्बल में है फंडामेंटल ड्यूटीज में। आधे लोग गड़बड़ी में प्रियम्बल लिख के आ गए, समझ गए ना? क्योंकि आपके प्रियम्बल में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लिखा है, यहाँ पे सोवरेनिटी ऐड किया है, इसलिए ये सुई है और हुई है, समझे? नहीं, अब देखो प्रीलिम के लिए यही तरीका है, गधा मेहनत नहीं करो। दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट वर्क। यू आर नॉट डोंकी, राइट? आई एज्यूम दैट यू आर नॉट डोंकीज। तो स्मार्टली काम करना है, याद देखो सिंपल बात क्या है, इस पे सवाल आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। कैसे सुई याद करो या फिर हिंदी में याद करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। डी, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आह्वान कैसे लिखते भाई? आप लिखोगे हिंदी में सब, मैं रिवाइज कर ले, तो ये तो बहुत ज्यादा डिक्टेशन टाइम लगेगा इसमें। आप सुन लेना मुझे बस, ठीक है? आपको एक पेज जगह रखनी है। और आज का होमवर्क क्या है? पहले तो बताया मैंने हिस्ट्री वाला, फंडामेंटल ड्यूटी सबको याद होनी चाहिए। प्रियम्बल हो गई सबकी याद? सबकी याद हो गई? किस किस की नहीं हुई? सच बताना, नहीं हुई एक। हाँ, हिंदी में इंग्लिश में आता है ना, उद्देश्य का सबको आती है। अब उसके बाद ड्यूटी सबको आनी चाहिए। मूल का पांचवा है, लिखो मत सुनो बस। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आज का आंदोलन फंडामेंटल ड्यूटी थी, हम फेल हो गए। इसलिए स्कूलों में ना 5वीं से लेके ना हर स्कूल के बुक में ना एक उद्देशिका और एक फंडामेंटल ड्यूटीज लगे, समझे? किसी को इसके पीछे रैशनल पता है, तर्क पता है? नहीं पता है। ये होने के बाद फिर हम जब सोचते, रिवर्स इंटीग्रेशन करते, तब सोचते यार तब बच्चों को हमने पढ़ाना चाहिए। तो हम स्कूल में जाके कुछ नहीं करे, हम बस टीचर्स को डांटते हैं और ये पढ़ाना है आपको, कंपलसरी है भाई। 99 की जगह ना मुझे 80 नंबर भी चलेंगे। डीयू की जगह आप राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, बट बच्चों के फंडामेंटल्स, बुनियाद सही होनी चाहिए। जरूरत नहीं लगती आप लोग को? ये जरूरत है ना?
छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। राजस्थान के सभी फोर्ट्स, पेंटिंग्स, पिछवाई, फर्ड, किशनगढ़ी, राइट। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे ना। तो घर में कुत्ते हैं, बिल्लियां है, रास्तों पे गाय है, हम पूजा तो करते ही है, रिस्पेक्ट करते। वो डीपीएस में मेंशन है, वही तो है। देखो ड्यूटीज हम, अब देखो वो फिर आगे ना आ जाता है। आप फंडामेंटल राइट्स में जाते हो तो आपको कल्चरल फ्रीडम दिया हमने, रिलीजियस फ्रीडम दिया है, वो उसको उनके तरफ जस्टिफाई करते हैं। हम फंडामेंटल ड्यूटीज तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट आपकी फंडामेंटल राइट्स तो लीगली बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं भाई। तो जलीकट्टू जैसा गेम भाई उनको लगता है कि हमारे रिलीजन का पार्ट है। जिंदगी में मिलेगा दोबारा मूवी देखा है हमने, लास्ट वाला जो बफेलो पीछे पड़, टोमेटो तो है ही है, टोमेटो तो नॉर्मल है, बट लास्ट वाला जो है, जीवन का सबसे बड़ा डर कम करने का तरीका यही है, कुछ भैंस और हम। अब उनके संस्कृति में वो जस्टिफाइड, उनका डिबेट सुन लेना। ऋतिक रोशन और ये अभय देओल बोलते हैं कि हमें यार तुम तो मार दोगे हमें। फरहान अख्तर क्या बोलता है, कुछ लोगों को खराब लगता हो बट इस देश में ये अलाउड है। उनके कल्चर ने उनको एक्सेप्ट करके, उनके सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। समझ गए ना, तुम्हारे डिबेट का जवाब आप मिलेगा तुम्हें। जलीकट्टू या फिर काफी गेम है जिसमें रिस्क भी होती है, बट लोगों को लगता है कि हमारे कल्चर का पार्ट है और कल्चर भी जिंदा रखना उतना ही जरूरी लगता है। ठीक है, यही तो लिखना है यूपीएससी में, आपको दोनों साइड लिखने हैं, ये भी सही वो भी सही। फिर मुझे लगता है कि लास्ट में भाई कोई भी गेम खेलो, कोई भी कल्चरल फेस्टिवल करो, उसमें जान नहीं जानी चाहिए, उसके लिए उतने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उतने सेफगार्ड जगह पे होने चाहिए। हो गए, तुम आईएएस बन गए, डिप्लोमेटिक आंसर देके बन गए, प्रोज कॉन्स सजेशन, सही बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ओके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जब लोग गुस्सा आ जाता है ना, पब्लिक बसेस को जला दिया, देखो ऐसे नागरिक है, क्यों है? उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पढ़ी। तो कल तुम बनोगे तो मेरा पहला मिशन है वही तुम्हारा मिशन है। लोगों को, हर आदमी को प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज पता होनी चाहिए, देश के सब काम वहीं पे है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। खींचे नहीं, ये आगे जा रही, पूजा आगे जा रही तो मैं उसको खींचूंगी, नहीं चलेगा। क्रैब वाली जो मेंटेलिटी ये ऊपर जा रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज में लेकर सबको एक साथ लेके चलो, सबका साथ, वेरी गुड। सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। तो आजादी का अमृत महोत्सव 2047 में हमें विकसित भारत बनना है, कहाँ लिखा है? करो ना कनेक्ट उसको फंडामेंटल ड्यूटी से। हर भारत का नागरिक फंडामेंटल ड्यूटीज को आत्मसात करेगा तो भारत का जो सपना है, अपने फोर फादर्स में जो सपना देखा, वो साकार होगा। आप समझ रहे, पॉलिटी इज अ फिलॉसफी, पॉलिटी इज अ फिलॉसफी टू रूल द कंट्री। ये जो सब चीजें फिलॉसफी नहीं लगती, बट ये आपको करना है, यही तो आपको आंसर्स में भी आना चाहिए। लास्ट, जो माता पिता या संरक्षक हो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। राइट टू एजुकेशन बेसिकली 6 to 14 और डीपीएसपी में 6 माह से लेके 6 मंथ तक, 6 मंथ से लेके 6 ईयर जो बच्चा है उसमें डीपीएसपी में है, जो आंगनवाड़ी है। अपने आंगनवाड़ी में अपन न्यूट्रिशन और एजुकेशन देते हैं, आंगनवाड़ी का काम होगा। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया, उसके बाद उसका कानून आ गया। कब आया कानून?
86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में आ गई, उसके बाद आया 2009 में राइट टू। आपको पता है ये आया तब एक अभियान शुरू हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान। यस 21 ये ऐड कर दिया। देखो फंडामेंटल राइट्स में 21 ए, फंडामेंटल ड्यूटीज में 45 है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं डीपीएसपी में, और फंडामेंटल ड्यूटीज में 51 के। दिस इज लास्ट 51 के, लास्ट का आर्टिकल एजुकेशन के बारे में बोलता है। आपको लगेगा बट कोई भी साल एग्जाम दे दो, 4 टॉपिक पे 4 सवाल आएंगे, प्रियम्बल, ड्यूटीज, डीपीएसपी और राइट्स। राइट्स पे तो और ज्यादा आ सकते हैं। आप इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं? हल्के में लेना ही नहीं। ये 4 चीजें जब तक पढ़ते नहीं तब तक पॉलिटी में हम आगे बढ़ेंगे नहीं। करोगे ये 4 चीजें कंप्लीट? कितने कॉन्फिडेंटली बोला? किसने बोला इतना कॉन्फिडेंटली? करोगे? वेरी गुड। कब तक करोगे? मैं शायद बहुत दिनों के बाद सेशन लेने आया। कितने दिनों में पॉलिटी पढ़ा? बात सच बताना। मैं 10 दिन के बाद सेशन लेने आया हूँ। 10 दिन तो हो गए अपने को पॉलिटी शुरू करते, तो कुछ पढ़ा? सच बताना। नहीं, ये तो ये बेसिक आ रहा है ना समझ में। हम यहाँ वहां की बातें करते हो, सब सिलेबस की बातें, क्योंकि हमने आत्मसात किया है सिलेबस को पहले से ही। तो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो एकदम सिलेबस में कहीं ना कहीं लिंक होगा ही होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी आज के आज करने। मैं फिर से अंग्रेजी में, अंग्रेजी कितने लोगों को चाहिए इसमें? ओनली 2 3 हाथ ऊपर करो ऐसे बड़े वाले। हिंदी वाले बाकी अपने सब बच्चे। आज हिंदी में भी पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? ड्यूटीज पूरे करना। और इसमें से कुछ कीवर्ड से आपको इस पे सोचना है, ऐसे के लिए एथिक्स के लिए काम आएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। देखो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, तो जैसे लिखूंगा वैसे समझ लेना। मैं अपनी गलतियां मान भी रहा हूं, क्योंकि नहीं आती तो नहीं आती इतनी अच्छी, बट कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद। क्यों? जब आप ऐसे बड़े टॉपिक पे सोचोगे ना, ऐसे लिखना है, एथिक्स लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो इसको कनेक्ट करोगे। इट इज अ फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फिलॉसफी, रिमेंबर। आप बताओ इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर है क्या? बताओ क्यों नहीं है? ये तुम्हें यूपीएससी के एग्जाम में एक्सपेक्ट करते, आपको सोचना है, ऐसे बुक दे और ऐसे रट्टा मार के नहीं जाना है, फिर नहीं बनोगे। सो साइंटिफिक टेम्पर क्या है बताओ? रैशनल थिंकिंग। क्या इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर है? बताओ, एग्जांपल बताओ। डिबेट ही तो करना है। हाँ, बट ये खराब है, अच्छा नहीं। अब इसमें देखो, मेरा कहना आप टच नहीं कर पा रहे। इंडिया में सुपरस्टिशंस को स्कोप नहीं है। अब भाई कोई फर्जी बाबा आता है, पथरी, जो किडनी स्टोन वाला है आपके यहाँ, पथरी पथरी वाला बहुत बड़ा चक्कर है। दैट इज लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। ये जो बोल रहे हैं ना पीएसएलवी लॉन्च करने के पहले टेम्पल, दैट इज ट्रेडिशन। बाई क्रैकिंग कोकोनट बिफोर एनी शुभ काम इज नॉट अ लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, दैट इज इंडियन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन और साइंटिफिक टेम्पर में अंतर है। ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन में अंतर है। सुपरस्टिशन क्या है? जो हम अंधविश्वास करते हैं कि भाई ऐसा ही चल रहा है, वो गलत भी चल रहा है, बट वो क्या है? पूर्वजों ने बताया, पहलों ने बताया, इसलिए हाँ रूढ़िवादिता। अभी से रिसेंटली भीलवाड़ा में ऐसा हुआ था कि वो अपने उसके पिताजी से अंधविश्वास में पड़ गया एक व्यक्ति थे, तो बाबा ने उसे कोड़े से मारा, वो मर गया। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो एज अ ऑफिसर और एज अ प्रोफेसर तुम्हारा काम है लोगों में क्या बढ़ाना? गलत ही है वो, क्या सही है उसमें?
जो सांप ने काटा वो बिना विष वाला। वर्ल्ड में बस 5 कैटेगरी के सांप है जिसमें पॉइजन है, बाकी वाला किसी ने काटा मरता तो है ही नहीं। और जो पॉइजनस ने काटा तो बाबा क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा। सिंपल है यार, दिस इज द प्रॉब्लम। यही तो हम लाना चाह रहे हैं कि लोगों में ये सोच ही नहीं पड़ रही। समझ गए ना, साइंटिफिक टेम्पर कम है अपने यहाँ। दूसरा ह्यूमैनिज्म बताया मैंने, मानववाद। डॉक्टर बन जाओ सब बनाना चाहते थे, डॉक्टर कुछ लिखते थे मानना कैसे देखो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इसका मतलब क्या है? जो आपको बता रहा हूं ना, क्वेश्चनिंग माइंड, हर चीज अपन आए वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कहा लिखी है भाई, तुम भारत के नागरिक हो तो आपका ये कर्तव्य बनता है बदलाव लाना, रिफॉर्म, और हर चीज को पूछना भाई ऐसा क्यों। पढ़ा है किसी ने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम फिलोसॉफिकल एंगल? नहीं पढ़ा, ये स्कूल में पढ़ाना था। 8वीं के बुक में लिखा है यार, हर बुक में लिखा है। लर्न करना मैडम, उसको रोट लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग और क्या मतलब निकाला उससे हमने? उस प्रॉब्लम की सुधारना चाह रहे, मैं अकेला आदमी तो सुधार नहीं पाऊंगा, बट कोशिश तो जरूर चल रही है। पता नहीं थोड़े आज इसमें से 10 बच्चे भी कुछ भी बने तो ये 10 बच्चे कल 100 बनाएंगे, 100 1000 बनाएंगे। सही बात है ना। मराठी में एक कहावत है, पता, थेंबे थेंबे तळे साचे। जो ड्रॉप ड्रॉप से ना ओशन बन, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये देखो, ये बूंद हो, तुम बूंद हो आज। समझ गए ना? ये छोटा छोटा भाई 10 लोगों को भी इस चीज का मतलब समझ में आया। कल आप जाओगे ना कॉन्फिडेंट, तो आपको पता है क्या क्या लिखा है इधर। आप जब ऐसी इस पढ़ाई में घुस जाओगे, अभी तो गुस्से नहीं, आप लोग ऊपर ही हो, मैंने देखा है। जब अंदर घुस जाओगे पागल हो जाओगे, तो तुम्हें लगता है यार मुझे जो आता है ना इसको आना चाहिए। अब मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। समझ गए ना? सिंपल बात है इतनी। और ये कोई हाई फाई चीज थोड़ी यार, सब लिखा है आपके पास और बचपन से पढ़ाया गया है। और दुर्भाग्य की बात क्या है, कितने साल हो गए भारत को इंडिपेंडेंट होके? तो लिखो इसे, ऐसे लिखो, अ जर्नी ऑफ इंडिया, अ जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सबको आनी चाहिए, ठीक है? हिंदी वाले ऐसे गालियां बिलियां नहीं देनी है उसमें, ठीक है? अब इसको ऐसे बोलो, जवाब लिखो, कुछ भी लिखो, इस पे सोचो कम से कम। भारत को कितने साल हो गए? 77। तो हर फील्ड में इंडिया का प्रोग्रेस देखना है। साइंस में क्या क्या, टेक्नोलॉजी में क्या क्या, एजुकेशन में क्या क्या, कल्चर में क्या हुआ, रिलीजन में क्या बदलाव हुआ, समझ गए? हेल्थ में कितने बदलाव हो गए, कृषि में क्या है, IITs आ गए, IIMs आ गए, क्या नहीं आ गए। तो आपको पूरा ऐसे एकदम बड़ी सोच बनानी है कि 77 साल में भारत ने क्या किया। उस पर आपके एनसीईआरटी में चैप्टर भी है। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा, ट्राइबल की क्या स्थिति है, दलितों की क्या स्थिति है, मुस्लिम्स की क्या स्थिति, महिलाओं की क्या स्थिति, ओल्ड एज की क्या स्थिति, बच्चों के क्या हाल है। जो चाहिए वो लिख सकती। कितने शब्द लिखने आपको बताओ? कितना लिख पाओगे? पूजा बताओ कितना लिख पाओगे? दिस इज ए कॉमन टॉपिक, और इस पे आपके पूरे यूपीएससी का प्रिपरेशन कवर हो जाएगा। हर विषय में कवर कर दूंगा, हर विषय। हम इस पे 1 लाख शब्द लिख सकते हैं। तुम कितना लिख? 400-500 शब्द बस। ये 500 पे आ गई, कोई और ज्यादा बीट करेगा? बोलो। टाइम लिमिट नहीं, आपको कोई लिमिट नहीं, ना सोच की लिमिट है ना टाइम की लिमिट है, कुछ
आज नहीं, आपको अगले सेशन तक 2 सेशन लेना है, 4 ले लो, कितने भी लो, जितना लिखना है लिखो। तो इन्फिनिटी तो चाहिए हमें, एवरीथिंग अंडर द सन एंड अबव द सन पढ़ना है ना भाई। और तो उसमें फिर सच पूछो, सर ज्योग्राफी में ये लगा, हिस्ट्री में ये लगा, साइंस में ये पढ़ा, कास्ट में ये पढ़ा, रिलीजन में ये पढ़ा, इससे हम हर सब्जेक्ट कवर करेंगे। सोसाइटी, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, क्या 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 लिखो। बुक क्या, इस पे बुक्स बनी है, बुक नहीं लिखी है, 4000 बुक बनी होगी इस पे। हमें क्या लिखना है, और इसके लिए आपको कोई पढ़ाई की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज तक आपने जो आपका जो कैपिटल है, आज तक आपकी जो पूंजी है, ज्ञान की पूंजी, वो यूज करो। ये बहुत ओपन एंडेड है, ऐसे यूपीएससी में आता नहीं, बट ये आपको सोच बड़ी करने के लिए आपको जरूरत है इसकी, है ना। इंटरेस्टिंग, लिखोगे। अगली बार जो लिख के लाएगा अच्छा, उसके लिए अपन कुछ गिफ्ट मैं लेके आ जाऊंगा। नहीं, इसे चिंदी गिफ्ट नहीं, बड़े गिफ्ट लेंगे, स्टैंडर्ड हाई अपना। खाने पीने का गिफ्ट नहीं, पढ़ाई लिखाई में जो गिफ्ट चाहिए वो चाहिए। अच्छे नोटबुक्स, अच्छे पेन, जो अपने को काम आ सकते। लाओ, जो बेस्ट लिखेगा उसके लिए देंगे, और मैं ठीक ठाक आदमी अच्छा गिफ्ट दूंगा। 1000 से कम कुछ गिफ्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन आया नहीं। हाँ सर, हाँ हमारे पास तो इतने पैसे, आप क्या 1000 कर रहे हो? मैं गरीब आदमी हूँ, तुम्हारे इतना अमीर भी नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा पार्कर का पेन और अच्छी नोटबुक, जो भी लिख के आएगा। अब देखो, ओपन करप्शन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, अब इससे तो लिख के लाना पड़ेगा। क्या क्या क्या, और ये ग्रुप पे डाल देना ये टॉपिक। तुम ये फोटो खींच के इसको डाल सकते हो, डाल दोगे ना। ओपन कंपटीशन। और कल परसों 2 दिन छुट्टी है, एक दिन और सेशन ले सकते। परसों तो राखी है, आप चाहोगे तो अपन ऑनलाइन कर नहीं सकते सेशन, गूगल मीट पे कर सकते। थोड़े पढ़े लिखे तो सभी हो आप, और मैं भी हूँ, आधा 1 घंटा उस पे कर सकते हैं। घर में बैठ के कर सकते गूगल मीट पे। अपन कल गूगल मीट करते हैं, बट ये टॉपिक पे लिखना है। एटलीस्ट जो सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको लिखना ही लिखना है। मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं ही डिसाइड करूंगा। नहीं, कंटेंट, अरे भाई फ्रीडम है। तू 1 लाख शब्द भी लिखेगा, 10 भी लिखेगा, 1000 भी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुम्हारी सोच बड़ी करनी भाई। वो गिफ्ट तो बस एक एडेड एडवांटेज है, बोनस सैलरी के साथ जो ऊपर आता है ना दिवाली के टाइम पे, वो वाला है। आप समझ लो राखी गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये देखो, खुशी। लिखना है, सोचना है आपको हर चीज में, सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब में सोचो। मजा आएगा यार। बचपन से आप पढ़ते आए हो, ऐसा नहीं कि आपको नया कुछ करना है। यार ये कॉलेज वाले लोग हंसने लगे हम पे, पता है सर आप तो दिल्ली वाला माहौल यहाँ कर रहे, देखो बच्चे आ रहे क्या। तो हमें एटलीस्ट लेने ही भाई, कुछ तो लेनी है। ऐसा नहीं लग रहा है क्या, करके दिखाएंगे। मुझे फेल मत करना, ठीक है। तो इस पे आपका संविधान आ सकता है। इंडियन सोसाइटी उस दिन पढ़ी थी अपन ने। सोसाइटी पढ़ सकते हो, कास्ट पढ़ सकते हो, फैमिली पढ़ सकते हो। उस टाइम पे फैमिली कैसे थे, आज की फैमिली कैसे, उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थे, आज कैसी है, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज कितने थे, आज कितने हैं, उस टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं था, आज देखो इंडिया कितने आगे बढ़ रहा है, उस टाइम पे इंडिया में क्या था, आज क्या है। सब फील्ड, मतलब जो फील्ड को टच करोगे वो है। फंडामेंटल ड्यूटीज आने से देखो उस टाइम पे कितने लोगों को पता होगा, आज कितने लोगों को पता है। उस टाइम पे शहर कितने थे, अर्बनाइजेशन कितना था, आज कितना है। उस टाइम पे गाँव की क्या हाल थे, आज क्या है। कर सकते हो। जिसको ड्राइंग करनी है ड्राइंग के थ्रू भी बता सकते। सर मुझे लगता है 1947 में ऐसा गांव था, आज मेरा गांव ऐसा है। आज गांव में हर घर में पानी आ रहा है, हर घर में इंटरनेट नहीं तो टीवी तो है, गाड़ियां है, जो भी है। इट्स ओपन एंडेड टॉपिक, जो लिख के लाएगा अच्छा। अब ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों को ना, उसके बिना कहाँ मानते आजकल के बच्चे। वैसे टोटल कितने बच्चे आते हैं हर बार? आज छुट्टी है क्या? इनकी लिस्ट बना लो। अब अननेसेसरी लोग चाहिए नहीं, आज जो प्रेजेंट इनकी साइन ले लो।
बहुत अननेसेसरी। जो लोग ना 2 सेशन मिस करेंगे, तीसरे में आएंगे तो उनको अपन कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मेरे सेशन में एक लिंक है, मैं